हेलो, स्वागत है आप सभी का। आज जो टॉपिक है 9th क्लास का, जो हमने पिछली बार लेक्चर में हमने जो कवर किया था, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, उसके बारे में हमने कुछ पढ़ा था कि मैटर होता क्या है, ठीक है, पार्टिकल्स क्या होते हैं, पार्टिकल्स का जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, इन सब को हमने कल थोड़ा सा डिस्कस किया था। आज हम जितने भी प्रॉपर्टीज थी उन सबको एक्टिविटी के तौर पे कवर करेंगे, ठीक है। तो जो पहला जो मैटर का जो प्रॉपर्टी था कि जितने भी मैटर हैं वो किससे मिलके बने हुए हैं, पार्टिकल्स से मिलके बने हुए हैं। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी टाइनी। ये मतलब कि जितने भी पार्टिकल्स होते हैं मैटर का वो कैसे होते हैं, छोटे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा। तो इसको हम जरा एक एक्टिविटी के हिसाब से एक्टिविटी करके हम समझेंगे, ठीक है। तो जब तक कि हम इस लेक्चर को शुरू करें, आप चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छी आए, अगर अच्छा लगे तो उसको आगे भी फॉरवर्ड कीजिएगा, ताकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं 9th क्लास के बच्चे, उन सबको भी ये जानकारी प्राप्त हो सके और साइंस आसानी से सीख सके। तो इस एक्टिविटी के लिए हमको सबसे पहले ग्लास चाहिए होगा। 3 या 4 ग्लास इनफ है हमारे लिए। तो मैंने 4 ग्लास लिए हैं और चारों ही ग्लास में मैंने इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर लिया है, ठीक है, यानी कि 100 ml के आसपास, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या डालेंगे, पहले वाले ग्लास के अंदर हम इंक डालेंगे लगभग 10 ml के आसपास, ठीक है। और इसमें देखेंगे कि ये कितना कलर लेता है, ठीक है। तो अंदाजन से हमने 10 ml इसके अंदर घोल दिया है। तो इसका कलर जो है बहुत ही ज्यादा गाढ़ा है, ठीक है, यानी कि जो नील था, ब्लू कलर था, इसके पार्टिकल्स इतने छोटे थे कि वो इस वाटर के अंदर पूरी तरह से अच्छे से डिसॉल्व हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, इस सॉल्यूशन में से 10 ml लेंगे और नेक्स्ट ग्लास के अंदर इसको डाल देंगे, ठीक है। तो ये डालने के बाद देखो लगभग हमने 10 ml इसके अंदर पोर किया है। तो अब देखो इसका जो कलर है पहले वाले कलर से हल्का हो गया, लेकिन ये भी पूरी तरीके से डिसॉल्व हुआ है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट हुआ है पूरे सॉल्यूशन में बहुत अच्छे से। यानी कि इसके पार्टिकल्स इतने छोटे हैं कि वो पानी अगर जिस हिसाब से उसको वाटर मिलेगा उसके अंदर वो अपने आप को डिसॉल्व कर लेगा, यानी कि वो फैल जाएगा। इतने छोटे पार्टिकल्स हैं कि वो फैल जाएगा। तो जैसे हमने इसके अंदर का 10 ml जो वाटर है, सॉल्यूशन है, वो दूसरे ग्लास में डाला तो इसका कलर और हल्का हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस वाले ग्लास से 10 ml सॉल्यूशन नेक्स्ट ग्लास के अंदर डालेंगे तो इसका कलर और हल्का नजर आएगा। शायद आपको दिख रहा हो, है ना, कि इसका कलर और हल्का हो गया। मतलब कि जो ब्लू कलर का जो पार्टिकल्स है वो इतने छोटे हैं कि वो पूरे सॉल्यूशन में आसानी से डिसॉल्व होते चले जा रहे हैं, ठीक है। अब हमने इसके अंदर से 10 ml सॉल्यूशन इसके अंदर भी डाला तो ये जो सॉल्यूशन है ये और ज्यादा हल्का हो गया। तो इन चारों ग्लास में देखो कि इंटेंसिटी जो है, यानी कलर का जो ब्लू कलर का जो इंटेंसिटी है वो क्या हो जाएगा, या कंसंट्रेशन बोल सकते हैं, वो धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है। इसका मतलब हमको ये समझ में आ जाएगा कि जो ब्लू कलर जो बना हुआ है वो लार्जर वॉल्यूम में पार्टिकल्स बहुत छोटे छोटे अपने आप में डिसॉल्व हो जाते हैं और इंटेंसिटी धीरे धीरे कम हो जाता है। मतलब कि जो पार्टिकल्स हैं वो इतने छोटे हैं कि वो जितना भी उनको वॉल्यूम मिलेगा वाटर का उस हिसाब से वो उसके अंदर डिसॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इससे हमको ये पता चल गया कि जो भी मैटर है वो पार्टिकल से बना हुआ है, और पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के वो बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं। ये एक्सपेरिमेंट आपके बुक के अंदर भी है और स्लाइड के अंदर आपको दिख रहा होगा, जो मैंने समझाने की कोशिश की है। नेक्स्ट एक्टिविटी को हम ऐसे समझेंगे, ये नेक्स्ट एक्टिविटी जो है वो पार्टिकल्स के बारे में है कि जो भी पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है। जैसे हमने जो पार्टिकल्स के 3 प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना, कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, पार्टिकल्स हमेशा मोशन में रहते हैं, या पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो इसमें से जो पहला वाला जो है कि जितने भी पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। तो हम क्या करेंगे घर के अंदर कि फिर से वाटर लेंगे और इस वाटर के अंदर हम लेवल को पहले देख लेंगे, लेवल कितना है। अब इसके अंदर क्या करेंगे, हम कुछ 1 चम्मच नमक या चीनी को घोलेंगे। घोलने के बाद हम ये देखेंगे कि नमक चीनी जब पूरी तरीके से घुल जाएगा, लेकिन वाटर का लेवल जो है वो बढ़ेगा नहीं, तो जो चीनी जो है वो गया कहाँ, या नमक कहाँ गया। तो इसको हम इस तरीके से समझेंगे कि हमने क्या किया कि बॉल लिया हमने, ठीक है, 3 आइडेंटिकल बॉल लिए, वाटर जैसे होता है, और आइडेंटिकल बॉल के मॉलिक्यूल्स का हमने समझा कि ये मॉलिक्यूल्स है, वाटर का मॉलिक्यूल्स है, 3 मॉलिक्यूल, ठीक है। अब इस जब हम बॉल को तीनों को इस तरीके से जोड़ेंगे तो उन तीनों बॉल के बीच में क्या होगा, एक स्पेस होगा, ठीक है।
इमेजिन करो, ठीक है ना, तो बीच में स्पेस होगा, तो क्या होगा, जितने भी जो सॉल्ट के जो पार्टिकल्स हैं या भी जो चीनी शुगर के जो पार्टिकल्स हैं वो उस स्पेस में जाके ट्रैप हो जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से वाटर का लेवल बढ़ेगा नहीं, ठीक है। तो इससे हमको ये समझ में आ जाता है कि जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है। जैसे कि एक और एग्जांपल है, हमने ईंट लिया और ईंट के ऊपर पानी डाला, तो पानी कहाँ चला जाता है, ईंट के अंदर चला जाता है ना, क्यों, क्योंकि ईंट के अंदर क्या है, स्पेस है, इस वजह से जब पानी जो है वो ईंट के अंदर एब्जॉर्ब हो गया। तो ये भी एक अच्छा सा एग्जाम्पल है समझने के लिए। नेक्स्ट स्लाइड है कि जितने भी पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो कंटिन्यूसली मोशन में रहते हैं, कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। अब इसके लिए भी हमारे पास एक एग्जांपल है, हमने क्या करना है कि एक ग्लास लेना है या बीकर लेना है और एक टिश्यू पेपर लेना है, ठीक है। अब टिश्यू पेपर के अंदर जो पाउडर होता है ना, पाउडर इंक या नेफ्थलीन का जो गोली होता है वो भी ले सकते हैं, या पाउडर इंक होता है, उसको उस टिश्यू पेपर के अंदर रैप करना है और बीकर के अंदर डाल देना है, ठीक है। और डालने के बाद हम क्या करेंगे, पानी उसके अंदर पोर कर देंगे, डाल देंगे और उसको बिना डिस्टर्ब किए कम से कम 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। तो होगा क्या 1 घंटे के अंदर कि जो भी जो टिश्यू पेपर है वो क्या हो जाएगा, गीला होगा और वो फट जाएगा और उसके अंदर से जो इंक है वो अपने आप ही पूरे सॉल्यूशन में फैल जाएगा। ये एक्सपेरिमेंट आप घर में करके देखिएगा, यकीन मानिए ये ऐसा ही होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, पूरे सॉल्यूशन में जो है वो इंक जो फैल जाएगा या कलर फैल जाएगा, हमने उसको डिस्टर्ब नहीं किया, हमने उसको मोशन में नहीं दिया, ठीक है, हमने खुद से उसको मैन्युअली घोला भी नहीं है, ठीक, डिसॉल्व नहीं किया, लेकिन फिर भी वो घुल गया। तो इससे हमको ये पता चलता है कि जितने भी मैटर होते हैं, जितने भी पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो हमेशा कंटिन्यूसली क्या रहते हैं, मोशन में रहते हैं। अब मैंने पिछले लेक्चर में हमने ये बोला था कि जो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं ये भी क्या मोशन में रहते हैं, तो बिल्कुल रहते हैं, ठीक। ये इतना हमको अभी याद नहीं रखना है, बट ये हमको समझना है कि जो भी सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं उनकी सॉलिड के लिए, सॉलिड वाले मैटर के भी जो पार्टिकल्स होते हैं वो भी मोशन करते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है कि हमने क्या किया, एक सॉल्यूशन लिया, वाटर जैसे हमने लिया था और उसके अंदर हमने एक पाउडर डाला था, कलर पाउडर डाला था, ठीक है। तो अगर 2 अलग अलग मैटर, ठीक है, अगर 2 अलग अलग मैटर एक साथ घुल जाते हैं, मिल जाते हैं, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। तो स्लाइड में इसका डेफिनेशन है कि द इंटरमिक्सिंग ऑफ 2 और मोर टाइप्स ऑफ मैटर इज कॉल्ड डिफ्यूजन। मतलब कि 2 या 2 से अलग टाइप के जो मैटर हैं वो एक साथ अगर मिक्स हो रहे हैं तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, डिफ्यूजन कहेंगे। ये एग्जाम में कई बार आया हुआ है, तो इस वाले डेफिनेशन को हमको याद रखना है। तो डिफ्यूजन के बाद नीचे कुछ नोट लिखा हुआ है। नोट क्या है कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, और अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी तो जो पार्टिकल्स का जो मोशन है, पार्टिकल का जो मूवमेंट है वो भी बढ़ जाएगा, ठीक है। अब हमको जरा समझते हैं कि जरा काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। तो जो भी पार्टिकल या जो भी ऑब्जेक्ट अगर वो मोशन में है, गति में है, तो उसके पास एक काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। जैसे कि हम अगर पानी को ही उबालते हैं, ठीक है, तो पानी को जैसे ही उबाल रहे होते हैं तो पानी के अंदर मोशन चालू हो जाता है, यानी कि पानी के अंदर जो है वो जितने भी वाटर जो है वो क्या हो जाता है, बॉयल होना चालू हो जाता है और वाटर जो है वो बहुत ज्यादा मोशन में रहता है, ठीक है। वो क्यों होता है मोशन में, क्योंकि उसको एनर्जी मिला है। कौन सा एनर्जी, टेम्परेचर, हीट मिला है, ठीक है। इस वजह से उसके जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज्यादा मोशन में आ गए हैं, ठीक है। तो अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो पार्टिकल्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा, और अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा तो पार्टिकल्स का जो मोशन है वो भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो इसको भी हमको याद रखना है। नेक्स्ट स्लाइड है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट्स ईच अदर। जितने भी मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसके लिए हम जरा समझते हैं, एग्जांपल लेते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस का, ठीक है। जैसे सॉलिड होता है, अगर सॉलिड के जो पार्टिकल्स जो होते हैं वो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, इस वजह से वो क्लोजली और टाइटली पैक्ड होते हैं। लेकिन अगर मैं लिक्विड की बात करूं तो लिक्विड के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लिक्विड पार्टिकल्स के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो थोड़ा सा वीक होता है, इसलिए वो लूजली पैक्ड होते हैं और वो फ्लो भी करता है। अगर मैं गैस की बात करूं, हवा, तो उसके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा कम होता है, बहुत ही ज्यादा कम, तो इस वजह से वो आसानी से फ्लो करता है, उनके बीच में गैप भी बहुत ज्यादा होता है, वो बहुत ज्यादा लूजली पैक्ड होते हैं, ठीक है। अब जरा ये भी समझ लेते हैं कि इससे काइनेटिक एनर्जी को कैसे लिंक कर सकते हैं। सपोज करो सॉलिड है, तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, पार्टिकल्स बहुत ही करीब हैं,
ठीक है। और ये मोशन ज्यादा नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि इनके पास काइनेटिक एनर्जी कम है, इस वजह से ज्यादा मोशन भी नहीं करेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है और काइनेटिक एनर्जी कम होने की वजह से मोशन भी नहीं करेंगे। लिक्विड की बात करें तो लिक्विड के अंदर जो लूजली पैक्ड है, लेकिन इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी सॉलिड वाले पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी से ज्यादा है, तो इसलिए ये थोड़ा सा फ्लो करता है। अगर मैं गैस की बात करूं तो गैस के पार्टिकल्स के पास काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होता है, इस वजह से वो ज्यादा फ्लो करता है। तो हम इसको लिंक कर सकते हैं काइनेटिक एनर्जी को और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि सॉलिड, लिक्विड, गैस में क्या अंतर आ जाता है। एक और कुछ एग्जांपल समझने के लिए कि जितने भी मैटर के जो पार्टिकल्स हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, उससे और क्या होता है। जैसे सपोज करो कि मैंने ये दो बॉडी है, ठीक है, इन दोनों को मैंने ऐसे अटैच कर दिया, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है वो बहुत कम है। अगर मैंने इसको ऐसे अटैच कर दिया तो इन दोनों के बीच में एरिया ऑफ कांटेक्ट जो है वो ज्यादा। एरिया ऑफ कांटेक्ट मतलब कितना एरिया एक दूसरे को कांटेक्ट कर रहा है, ठीक है ना, टच कर रहा है। अगर मैंने इसको इस तरीके से अटैच कर दिया तो इन दोनों के बीच में एरिया ऑफ कांटेक्ट बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है। तो आप जरा बताओ कि इसको तोड़ना आसान होगा, इसको तोड़ना आसान होगा या इसको तोड़ना आसान होगा? ऑब्वियसली ये आसानी से टूट जाएगा, ठीक है, लेकिन इसको तोड़ना थोड़ा मुश्किल होगा, इसको तोड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, ठीक है। तो जितना ज्यादा एरिया ऑफ कांटेक्ट होता है दो पार्टिकल्स के बीच में, उतना ही वो स्ट्रांग होगा और उतना ही ज्यादा सॉलिड होगा, ठीक है। तो जो भी सॉलिड पार्टिकल्स होता है उनके बीच में जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होने की वजह से एरिया ऑफ कांटेक्ट भी बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसलिए इस एक्टिविटी में हमने कुछ समझाया है कि हमने क्या लेना है, एक आयरन नेल लेना है यानी कि कील लेना है, और एक चौक लेना है, और एक रबड़ लेना है। आयरन नेल, चौक और रबड़। अगर आयरन नेल को हम हथौड़े से मारेंगे तो आयरन नेल टूटेगा नहीं, क्यों? क्योंकि उनके पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो वो स्ट्रांग होगा। अगर मैं रबड़ लूं तो रबड़ भी जल्दी नहीं टूटेगा क्योंकि उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा। और अगर मैंने चौक लिया तो चौक जो है आसानी से टूट जाएगा क्योंकि चौक के जो पार्टिकल्स है उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, इस वजह से वो आसानी से टूट गया, ठीक है। तो इसके पीछे जो रीजन है वो हमने समझ में आ गया कि जो किसके वजह से ये सारा का सारा चीज हो रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से हो रहा है। पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर को एक समझने के लिए एक और एक्टिविटी जो स्लाइड में आपको दिख रहा होगा कि एक हमने क्या लिया, एक आयरन नेल लिया यानी कि कील लिया, और एक चौक लिया और एक रबड़ बैंड लिया, ठीक है। अगर इन तीनों को अगर हम हैमर से, हथौड़े से इसको मारें तो क्या होगा, या उसको कट करें या उसको स्ट्रेच करें तो क्या होगा कि जो हैमर से मारेंगे तो हमारा जो कील है वो आसानी से नहीं टूटेगा, रबड़ भी आसानी से नहीं टूटेगा, लेकिन चौक आसानी से टूट जाएगा। अगर हम इसको स्ट्रेच करें तो जो कील है वो स्ट्रेच नहीं होगा, रबड़ आसानी से स्ट्रेच हो जाएगा, लेकिन चौक भी स्ट्रेच नहीं होगा, वो भी टूटेगा, ठीक है। या फिर उसको हम कट करें तो जो कील है वो आसानी से कट नहीं होगा, लेकिन रबड़ आसानी से कट जाएगा और चौक भी आसानी से कट जाएगा। तो इसको हम काइनेटिक एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से या एरिया ऑफ कांटेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से जरा समझते हैं कि किसके बीच में फोर्स ऑफ किस मैटर के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। तो ऑब्वियसली जो नेल्स हैं यानी कि जो कील है उसके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, इस वजह से वो आसानी से टूटेगा नहीं, आसानी से कटेगा नहीं। लेकिन रबड़ है वो आसानी से टूट जाएगा, आसानी से कट जाएगा देन कील या नेल्स, ठीक है। तो उसके बीच पार्टिकल के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। और अगर मैं चौक की बात करूं तो चौक के पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और भी ज्यादा कम है, इसलिए वो आसानी से टूट जा रहा है। तो यहाँ पे स्लाइड के अंदर दिख रहा होगा सॉलिड के पार्टिकल जो है बहुत ज्यादा पैक्ड होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, लिक्विड के पास कम, और गैस के पास गैस के पार्टिकल के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा कम होता है। तो आज के लिए क्लास में इतना ही। इन तीनों को अच्छे से आप एक्टिविटी को घर में परफॉर्म कर सकते हैं और इसको समझ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको अपने दोस्तों को भेजिए ताकि वो भी ये सीख सकें, समझ सकें। इस लॉकडाउन के पीरियड में साइंस को बहुत ही इजी तरीके से समझा जा सकता है और अपने टाइम को यूटिलाइज किया जा सकता है। ओके, थैंक यू।